नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आपका स्वागत करता हूं। टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, सबसे पहले नजर उनकी सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वात्सल्य योजना का शुभारंभ। कोरोना काल में अपने अभिभावक होने वाले बच्चों को मिलेगा लाभ। पहले चरण में 1062 बच्चों को मिली राशि। उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। पहले वाले प्रतिबंध 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक रहेंगे लागू। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। चर्चाएं तेज, संगठन में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जागेश्वर मंदिर में बीजेपी सांसद की बदसलूकी को लेकर हरीश रावत ने रखा मौन उपवास। बोले, अहंकार दिखा रहे हैं बीजेपी के नेता। राज्य कर्मचारियों के समर्थन में उतरी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, कर्मचारियों का डीए बढ़ाई सरकार। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप स्टोरी की। टॉप स्टोरी में आज बात करेंगे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी वात्सल्य योजना के बारे में। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से वात्सल्य योजना का शुभारंभ कर दिया है। वात्सल्य योजना से उन बच्चों को लाभ मिलेगा जिनके परिजन, जिनके अभिभावक या फिर जिनके माता पिता कोरोना काल के दौरान नहीं रहे। उन बच्चों को वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी। अलग अलग जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जिलों को जिलाधिकारी और अन्य कई बच्चे जुड़े। आपको हम बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश में राज्य में कुल 2347 बच्चों को फिलहाल चिन्हित किया गया है। और पहले दौर में जिस तरीके से योजना शुरू हुई है तो इसमें 1062 बच्चों को 3000 रुपए की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री ने जब इस योजना की शुरुआत की तो उनके साथ बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही और सीएम आवास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें आपको बता दें कि 21 वर्ष की आयु तक मासिक तौर पर यानी कि हर महीने 3-3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता इन बच्चों को दी जाएगी जिन बच्चों ने अपने माता पिता को या फिर अपने परिजनों को कोरोना काल के दौरान खोया है। साथ ही इन्हें निःशुल्क राशन, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने अभिभावकों को कोरोना काल के दौरान खोया है उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा और इसी के तहत ये वात्सल्य योजना लागू की गई है। वात्सल्य योजना का शुभारंभ करते वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि इन बच्चों का वो मामा की तरह ध्यान रखेंगे और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी ये कहा कि वो उनकी बुआ की तरह बच्चों का ध्यान रखेंगे। उनकी दिली इच्छा है कि इस योजना के लाभार्थी जो हैं इनकी संख्या ना बढ़े और किसी को भी कोरोना काल के या फिर कोरोना के दौरान अपने अभिभावकों को खोना ना पड़े, ऐसी वो कामना करते हैं। लेकिन जो बच्चे अपने अभिभावकों को खो चुके हैं उनके लिए वात्सल्य योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। अलग अलग जिलों से जो बच्चे हैं जो उसके लाभार्थी हैं उनको चिन्हित किया गया है और पहले चरण में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पहले चरण में करीब 1062 बच्चों को चिन्हित करके उनको 3-3 हजार रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई है। तो वात्सल्य योजना के तहत 21 साल की उम्र तक अब इन बच्चों को 3-3 हजार की धनराशि हर महीने दी जाएगी और इसके अलावा इनकी जो अन्य जरूरतें हैं उनका ख्याल भी रखा जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में लगे कोरोना कर्फ्यू की। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ता और आगे बढ़ा दिया है। यानी कि जो पाबंदियां कोरोना कर्फ्यू के दौरान अभी तक थी वो अब आने वाली 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक और आगे बढ़ा दी गई हैं। इस बार कोई नई गाइडलाइन कहें या फिर कोई नई पाबंदी या फिर कोई नई रियायत इसको कहा जाए तो वो इस वक्त देखने को नहीं मिली है। वही गाइडलाइंस हैं, वही पाबंदियां हैं जो इससे पहले थी, उन्हीं को ही आगे बढ़ाया गया है। इसमें हम आपको बता दें कि प्रदेश में आने वाले जो लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता थी वो पिछली बार इसका पैमाना बदला गया और ये कहा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली हैं और दोनों डोज लगाने का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र उनके पास है, यानी कि दूसरी डोज को लगाए हुए उन्हें 15 दिन हो गए हैं, तो उत्तराखंड में आने के लिए उन्हें RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। 15 दिन पुराना जो प्रमाण पत्र है वो दिखाने पर ही उनको उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन की एक डोज लगाई है उनको अभी भी 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या फिर एंटीजन जांच रिपोर्ट लानी आवश्यक होगी और जो स्मार्ट सिटी का वेब पोर्टल है उस पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। राज्य सरकार ने इस बार जो सभी सरकारी और निजी स्कूल हैं इनके संचालन के लिए शिक्षा विभाग की गाइडलाइन को यथावत रखा है। यानी कि जो शिक्षा विभाग की गाइडलाइन होगी उसके तहत इनका संचालन किया जा सकेगा, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल हैं वो खुल चुके हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की भी बात कही गई है लेकिन उसके लिए गाइडलाइन का इंतजार किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही आयोजन होगा। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, जो सांस्कृतिक इस तरह के कार्यक्रम है बड़ी संख्या में जहां पर लोग मौजूद रहते हैं तो पूर्व की भांति इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि संख्या सीमित होने पर और जो सक्षम अधिकारी है उसकी अनुमति के बाद ये कार्यक्रम किए जा सकेंगे। पर्यटन स्थलों पर भी पूर्व की भांति जिलाधिकारी जो होंगे उनको
निर्णय लेने का अधिकार रहेगा। पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर क्या स्थिति रहेगी, कौन कौन पर्यटक वहां पर किस संख्या में जा पाएंगे, इसका निर्धारण भी जिलाधिकारी करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण और काफी अहम भी माना जा रहा है। इससे इस बात की अटकलें और चर्चाएं भी तेज हो चली हैं कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। इस मुलाकात में यह भी कहा जा रहा है कि जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उन पर भी चर्चा की गई। अपनी तरफ से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह आश्वस्त किया है केंद्रीय आलाकमान को कि 2022 का विधानसभा चुनाव वो जीत रहे हैं। इसके लिए पूरी कोशिश और पूरी ताकत को झोंका जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गढ़वाल भ्रमण पर थे, उससे पहले कुमाऊं भ्रमण पर थे, दोनों जगहों पर कई जगहों पर वो गए थे और वहां पर जनता के बीच में क्या स्थिति बनी हुई है या फिर कार्यकर्ताओं का मूड क्या है, उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी और पूरी जो रिपोर्ट है वो भी केंद्रीय आलाकमान को दी है। ऐसा भी संभव बताया जा रहा है, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि उस बारे में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बातचीत की है। इसके अलावा क्योंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक बीजेपी की संगठन के तौर पर या फिर सरकार के तौर पर क्या तैयारियां, तो उस बात को लेकर भी आश्वस्त पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किया है। इसके अलावा अब इस बात को लेकर चर्चाएं भी तेज हो चली है कि इस मुलाकात के बाद क्या अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को, क्योंकि वो जब से मुख्यमंत्री पद से हटे हैं तब से उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे में क्या संगठन में उनके पास अब कोई बड़ी जिम्मेदारी आने जा रही है या फिर उनको संगठन में किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, किसी बड़े पद पर एडजस्ट किया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो चली हैं। तो बहरहाल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी तरह की चर्चाएं भी इससे शुरू हो चली हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जागेश्वर धाम में यूपी के आंवला से बीजेपी के सांसद के द्वारा की गई बदसलूकी की। दरअसल जागेश्वर धाम में बीजेपी सांसद के द्वारा वहां के पुजारियों के साथ, वहां के प्रबंधन के जो अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं उनके साथ अभद्रता की गई थी, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसको लेकर सियासत भी जारी है और विरोध भी प्रदेश भर में जगह जगह पर देखने को मिला है। कल भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो तमाम संगठन है, राजनीतिक दल है, उन्होंने इस व्यवहार पर अपना रोष प्रकट किया। इसी के चलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस पर अपना रोष प्रकट किया है। इसके चलते वो अपने आवास पर उपवास पर भी बैठे, उन्होंने उपवास रखा, इस बात का विरोध किया कि वहां के पुजारियों के साथ जो बर्ताव किया गया है वो बेहद निंदनीय है। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि जागेश्वर धाम जो है काफ़ी एक मान्यता जिसकी है, वहाँ के पुजारियों के साथ, वहाँ के प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बीजेपी के सांसद ने जिस तरह का अमर्यादित व्यवहार किया है, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो बेहद निंदनीय है और उससे वो बेहद आहत हैं। वही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड आहत है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के नेता अपने अहंकार को दिखा रहे हैं, जो कि बेहद गलत बात है, बेहद निंदनीय बात है। और इसको लेकर के उन्होंने उपवास रखा। हरीश रावत के इस उपवास में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हुए, अन्य नेता भी शामिल हुए जिन्होंने हरीश रावत का समर्थन किया, चाहे वो गोविंद सिंह कुंजवाल हो। कई अन्य नेता पहले ही इसका विरोध जता चुके हैं। अब हरीश रावत ने भी उपवास रखा है और ये हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी के सांसद ने जिस तरह का व्यवहार वहां पर किया है, इससे सैकड़ों लोगों की, लाखों लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं और इस काम के लिए सार्वजनिक रूप से बीजेपी को क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने जो कर्मचारी उत्तराखंड के हैं, कर्मचारी संगठन है, उनको अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए, सरकार पर निशाना साधा, कर्मचारियों के समर्थन में उतरे और जो डीए की मांग कर्मचारियों की है उस पर उन्होंने अपना समर्थन दिया। गणेश गोदियाल ने यह कहा है कि सरकार ने जो कोरोना काल के दौरान खर्चे हुए हैं उनमें उनको बचाने के लिए या फिर उसमें जो डीए फ्रीज करने का जो फैसला लिया है वो कर्मचारियों के ऊपर जाती है। इस फैसले को वापस लेना चाहिए, कर्मचारियों का जो फ्रीज डीए है उसको बहाल कर देना चाहिए और उनको डीए दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना काल में जिस तरह की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को ही निशाना क्यों बनाया गया, जबकि प्रधानमंत्री, मंत्री या फिर अन्य जो राजनीतिक हस्तियां हैं उनके खर्चों में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है, सिर्फ कर्मचारियों को ही क्यों इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो कर्मचारियों का जो 25% डीए का मामला था उसको कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। गणेश गोदियाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो अब 25% डीए में बढ़ोतरी कर कर्मचारियों को राहत दी जानी चाहिए, वो फौरन दी जानी चाहिए और
जैसा कि कोरोना काल के दौरान कई तरह की स्थितियां देखने को मिली, तो उन्होंने कहा है कि जो बढ़ते खर्चे और कम कमाई को देखते हुए सरकार ने खर्चे बचाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को ही निशाना बनाया है, उनके डीए को फ्रीज कर दिया है। दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर प्रधानमंत्री या फिर दायित्वधारी जो है उनके खर्चे में कोई कटौती नहीं की गई है, मंत्रियों के खर्चे जारी हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को ही निशाना बनाया गया है। अब जबकि केंद्र सरकार समेत कई दूसरे राज्यों ने भी फ्रीज डीए को बहाल कर दिया है, तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार को, राज्य सरकार को भी इस पर निर्णय लेना चाहिए, विचार करना चाहिए। बल्कि 2 साल की जो क्षतिपूर्ति है उसको पूरा करते हुए 25% डीए को बहाल करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को इससे राहत मिल सके, क्योंकि कोरोना काल में हर कोई प्रभावित हुआ है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को ही क्यों निशाना बनाया गया, ये सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उठाया है और 25% जो डीए को फ्रीज किया गया है उसको बहाल करने की मांग उठाई है, इस पर अपना समर्थन भी दिया है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।